everyone, my name is Aisha Zuhi Nizam and I have secured 26th rank in Indian Statistical Services Examination 2020. सबसे पहले मैं थैंक यू अपनी फैमिली को कहना चाहूँगी जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, सोसाइटी से लड़ी, बस मुझे यहाँ इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए. सो आई एम रियली ब्लेसफुल टू हैव देम. अब अगर मैं अपने क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन की बात करूँ तो मेरी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों ही हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है और बाद में मास्टर्स करने के बाद मैंने इसकी कोचिंग ली थी दीप इंस्टीट्यूट से अंडर गाइडेंस ऑफ सुधीर सर. फिर 2018 में मेरा रिटर्न एग्ज़ाम तो निकल गया था बट फाइनल रिज़ल्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया. फिर 2019 में आई वर्क मोर हार्ड बट उसमें भी मेरा अनफॉर्चुनेटली रिटर्न में भी नाम नहीं आया. पर 2020 में मैंने और मेहनत की और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही है. तो अगर मैं बात करूं मैंने 2020 में ऐसा क्या किया था, तो पहला मेरी चीज़ जो थी वो थी मैंने क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की थी. सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी जो मैं 2018 और 19 में स्किप कर रही थी वो थे मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स. ऑल्दो हमारे पास टेस्ट सीरीज़ नहीं होती हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट हम लोगों के पास प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं जिसे हम ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं अपने घर में जैसा हमारे एग्ज़ाम में होगा और उसके बेसिस पे हम अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं. जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए 2016 था, 17 था, 18 था और 19 था. तो मैंने पूरा एक महीना इन क्वेश्चन पेपर्स को दिया. कैसे दिया? वो था सैटरडे को मैं पेपर 1 और 2 देती थी. 9 से 11 जो होता था पेपर 1 देती थी सैटरडे को. फिर 3 घंटे का ब्रेक लेकर के मैं 2 से 4 जो था पेपर 2 देती थी और संडे को वही पैटर्न 9 to 12 जो है पेपर 3 देती थी और 2 to 5 जो है वो पेपर 4 देती थी. ऐसे ही मेरे 4 हफ्ते निकल गए क्योंकि मेरे पास ईयर 2016 था, 17 था, 18 था और 19 था. तो वही एटमॉस्फेयर क्रिएट रखना कि एसी में नहीं बैठना है, मुझे पंखा ही रखना है अपने ऊपर, बहुत इस चीज़ का सबका ध्यान रखती थी. उठना नहीं है 3 घंटे के बीच में, पानी अपने पास रखना है, अगर वॉशरूम जाना है तो वो भी उसी में ही टाइम कट होगा. सब चीज़ों का ध्यान रख करके मैंने उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करके मैंने 2020 की प्रिपरेशन की थी. ठीक है. और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे जो लगी वो ये था कि मैंने 2018 और 19 में किसी से भी बात नहीं की थी. हमेशा सब लोगों से कट ऑफ रखा था. मेरे कोई भी डाउट होते थे खुद ही सॉल्व करना, खुद ही सब कुछ करना. बट 2020 में मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे और मैं मानूंगी कि उनकी वजह से सच में मुझे बहुत हेल्प मिली, चाहे वो मोटिवेशन रहा हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो. जो भी मेरे डाउट्स थे मैं उन लोगों को शेयर करती थी तो वो लोग उसके आंसर बताते थे. फिर मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो और क्लियर होते गए, या उनके कोई डाउट थे तो उन लोगों ने मुझे शेयर किया तो मेरे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए कि मैं जानी कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे है, कैसे सब्जेक्ट्स को जो है इंटरकनेक्ट करना है. तो वो सब चीज़ मेरी इस फेज़ के दौरान ही क्लियर हुई. मैं स्टैटिस्टिक्स में अच्छी तो थी, नो डाउट, परसेंटेज अच्छी थी, बस ये कहूँगी, बट जो कॉन्सेप्ट थे, जो बेसिक्स था वो मुझे ISS ने सिखाया है. तो ये मेरे 2 डूज़ एंड डोंट्स थे जो मैंने 2020 रिटर्न एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट किए. ठीक है. आप लोग स्ट्रैटेजी तो सबकी देख ही चुके होंगे कि कैसे पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, GS इंग्लिश. बट मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने इंग्लिश के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की थी. मैंने सिर्फ फॉर्मेट देखा था, पैटर्न देखा था, प्रीसी राइटिंग का, ऐसे का और पैराग्राफ का. बट हाँ, मैंने GS की करंट की प्रिपरेशन की थी. उसी के चलते मेरी इंग्लिश की प्रिपरेशन कह सकते हो आप, एज वेल एज मेरी GS की प्रिपरेशन हो गई थी. मैंने करंट के लिए अपना वीर तालियान सर की वीडियो सुनती थी, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस उनका. उससे मुझे बहुत हेल्प मिली. उससे मेरा बेसिक जो था सारा GS का वो क्लियर होता चला गया, क्योंकि वो जो भी चीज़ बताते हैं इतना डीप बता देते हैं, उसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं जिससे जो भी अगर न्यू कमर भी है तो उसको काफ़ी हेल्प मिलती है. तो ऐसे ही मुझे भी हेल्प मिली उसमें. फिर उसके बाद मैंने वो तो कर लिया पर मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए. ऑल्दो वीर तालियान सर हमेशा बोलते हैं कि नोट्स बनाने हैं, पर मैंने नहीं बनाए क्योंकि नोट्स मैं बनाती थी तो मुझे समझ ही नहीं आता था बनाने कितने हैं. तो मैंने उसके चीज़ के लिए मैंने विजन IAS की मैगज़ीन जो होती है 7 to 8 मंथ की, वो उठाई. उन्हें पढ़ना मेरे लिए आसान इसलिए रहा क्योंकि मेरा बेसिक्स क्लियर हो चुका था वीर तालियान सर की वीडियो से. तो वहाँ से वो सिर्फ पढ़ना होता है, यू डोंट हैव टू क्रैम इट. तुम IAS नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो बस सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आ जाए हमारे पास, क्लैरिफिकेशन हो जाए, बेसिक नॉलेज हो जाए, वही सफिशिएंट होती है इसके लिए, तुम्हारे GS के लिए. तो मेरा फोकस ज़्यादातर स्टैट्स पे ही रहा था, GS और इंग्लिश पर कम ही रहा था. तो जो भी करंट के टॉपिक होते थे, जैसे पॉलिटी का अगर मैं बात करूं तो एंटी डिफेक्शन लॉ, गवर्नर के रूल हुए, या फिर तुम्हारा ये जुडिशल रिव्यू, जुडिशल ओवररीच, जुडिशल एक्टिविज्म, ये सब चीज़ें जो थी उन सब का ध्यान, मतलब मुझे पता था कि ये टॉपिक्स चल रहे हैं तो इसका स्टैटिक पोर्शन जो है मैंने वो पॉलिटी में ध्यान दिया. ऑल्दो सब बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी करनी है लक्ष्मीकांत से ये वो, पर मैं अब तक का पैटर्न देख रही हूँ कि उसमें नहीं आया.
फाइनेंस कमीशन आ गया था पिछली बार भी, क्योंकि वो टॉपिक में होता है तो आता है। देखो 15 फाइनेंस कमीशन था तो वो आएगा, उसके चांसेस हैं, ऑल्दो आया नहीं वो अलग बात है, पर मतलब जो करंट में चल रहा है वही तुम लोगों को रिवाइज करना है। अदरवाइज उसमें जो जीएस है हमारी वो खुद में इतनी वास्ट है कि हम लोग कंफ्यूज रहेंगे हमें पढ़ना कितना है। ठीक है, तो जीएस का तो मैंने इतना ही समराइज रखा, बाकी मेरा फोकस ज़्यादा स्टैट्स पे रहा था। तो जैसे मैंने बताया मैंने कोचिंग ली थी तो मेरी उससे भी हेल्प हुई, और बाकी मैंने अपनी सेल्फ स्टडी, कोचिंग तो देखो सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करा सकती है, मेहनत हमारी अपनी है। तो वहाँ से मुझे जो डायरेक्शन मिली, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं था, तो सर की और वहाँ जो बच्चे थे उन सब का एटमॉस्फेयर का इफेक्ट पड़ा, जिसकी वजह से 2018 में मेरा रिटर्न क्लियर भी हो पाया। तो उसी की हेल्प थी, उसी के नोट्स थे, कुछ अपने थे, कुछ बैचलर्स के थे, कुछ मास्टर्स के थे, तो सबको कंबाइन करके अपने एक अलग नोट्स प्रिपेयर किए और उनसे मैंने प्रिपरेशन की थी। तो अगर मैं समराइज़ करना चाहूँगी इस चीज़ को, पेपर 1 में जो मैंने किया था वो एफएमएस से किया था, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एससी गुप्ता एंड वीके कपूर। ठीक है, और जो मेरी वो थी न्यूमेरिकल एनालिसिस, वो मैंने एचसी सक्सेना से किया था, और दीप के इंस्टीट्यूट के जो प्रोवाइडेड नोट्स थे उनसे किया था। और जो मेरा ये था कंप्यूटर्स, वो आप कर सकते हो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बाय रीमा थरेजा से, और मैंने सर के नोट्स से भी किया था। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमारा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आता है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स मैंने सर के नोट से किया था, बट वो नोट्स भी मॉस्पे की साइट से ही अवेलेबल हैं, बट उसमें सिर्फ मुझे ये हेल्पफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मॉस्पे की साइट जो है वो खुद में एक वास्ट है, तो मुझे नहीं पता लग पा रहा था कि पढ़ना कितना है। और मैंने कोचिंग ली थी तो उसका मुझे इस चीज़ का बेनिफिट था कि वहाँ से मुझे इतना पोर्शन मिल गया कि हाँ यू हैव टू स्टडी दिस। पर अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो इतना बोलूँगी कि मॉस्पे साइट के तुम लोगों को ये जानना है कि हमारी मिनिस्ट्री है, मॉस्पी जो है वो हमारी मिनिस्ट्री है, तो उसके अंदर कितनी डिविजन्स हैं, क्या वर्क है, और हम एज अ स्टैटिशियन है, हमें डेटा से रिलेटेड काम करना है, तो कौन डेटा कलेक्ट करता है, कैसे करता है, कितने साल में करता है, ये सब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो वही तुम लोगों को पढ़ना है अपने इसके लिए। और जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे कैसे हैं। जैसे एनएसएसओ की राउंड का थीम पूछा जाता है तुमसे, या कोई सा भी सर्वे उसके कितने ईयर्स हैं, ये सब पूछा जाता है। तो जब पैटर्न देखोगे उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। अगर बात करूं लीनियर मॉडल की, तो लीनियर मॉडल की एज सच प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, मैंने डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पेपर 4 में ऑप्ट किया था, तो उसी के बेसिस पे मेरी एनोवा और एनोकोवा जो थी वो वहाँ से प्रिपेयर हो गई। और इकोनोमेट्रिक्स पेपर 3 में आता है, वो भी मेरा लीनियर मॉडल में वहाँ कवर हो गया। और फिर बात करें हम इन्फ्रेंस तो मैं सारा क्रेडिट सर के नोट्स को दूंगी, वो मैंने वहीं से ही पढ़ा, और फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से पढ़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऑब्जेक्टिव को डील कैसे करना है, क्योंकि बैचलर्स या मास्टर्स के मेरे नोट्स थे तो वो सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव में मेरा फॉर श्योर उनसे बहुत हेल्प हुई है, पर ऑब्जेक्टिव का ज़्यादा क्रेडिट मेरा उसके नोट्स को ही जाता है कि मैंने कोचिंग के नोट्स से उसकी हेल्प ली। और पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में सैम्पलिंग मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसको मैं प्रिपेयर करके गई थी, और मैं किसी को एडवाइस नहीं दूंगी कि सैम्पलिंग छोड़ के जाओ, क्योंकि वो उसके अंदर तुम्हारा जो चेक मतलब ऑप्शंस होते हैं छोड़ने के और करने के, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आता है, और मैंडेटरी क्वेश्चंस में भी आता है। तो मैंने किए सभी थे, वरना कुछ लोग बच्चे छोड़ करके जाते हैं, कुछ करके जाते हैं, पर मैं छोड़ करके गई थी, मैंने नहीं किए थे। मैंने मैं करके गई थी सारे क्वेश्चंस, सैम्पलिंग भी किया था मैंने, टाइम सीरीज़ भी किया था, इकोनोमेट्रिक्स भी किया था, और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स भी किया था। पर मैंने इतनी प्रिपरेशन कर रखी थी कि कोई भी क्वेश्चन लिख दो अब मैं उसे लिख सकती हूँ, क्योंकि खुद देखो संडे को बैठ करके लगातार 3-3 घंटे उसका बैठना, तो वो तुम्हें हैबिचुअल बना देता है उस एटमॉस्फेयर के। जो तुम्हारे 3 दिन होंगे ना वो बहुत ईजिली कटते हैं, तो डिफ़िकल्टी नहीं आती। तो इसीलिए मैंने वो पैटर्न को जो था अपनाया था। तो इस समय तो मैंने सब कुछ किया था, कुछ नहीं छोड़ा था। अगर नोट्स की बात करो तो सैम्पलिंग मेरे बैचलर्स मास्टर्स के नोट्स, सर के नोट्स सभी का कॉम्बिनेशन था। फिर टाइम सीरीज़ की बात करो वो मेरे मास्टर्स के नोट्स, सर के नोट्स का कॉम्बिनेशन था, और इकोनोमेट्रिक्स सर के नोट्स का कॉम्बिनेशन था, और एफएएस का था, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का भी था, और जो अप्लाइड वो बचा इंडेक्स नंबर और हमारा कौन सा बनता है डिमांड एनालिसिस, वो मैंने एफएएस से ही किया था। ठीक है, अब कमिंग टू पेपर 4। पेपर 4 जब से मैंने ये ऑप्ट किया है 2018 से, मैंने सेम ही चीज़ रखी है, 2 चीज़ें, विच वॉज डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, एंड सेकेंड पेपर वॉज डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत लोग बोलते हैं चेंज कर लो, ये कर लो, स्कोर नहीं आ रहा है या नहीं, पर मुझे था कि मुझे यही रखना है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग है, नहीं स्कोर हो पाया, हो सकता है कुछ और फैक्टर्स रहे हों, बट मुझे नहीं लगता कि ये मेरा सब्जेक्ट जो है वो वीक है।
कुछ लोग बोलते हैं 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, पर मैं ये नहीं पर्सनली रिकमेंड करती कि 3 करो, क्योंकि खुद में सिलेबस इतना वास्ट है कि हम 3 नहीं कर पाते। 2 कर लो बहुत है। इससे बेटर तो ये है पेपर 3 में जो जो तुम्हें दे रखा है वो सब करके चले जाओ, रेदर देन डूइंग दिस 3 सब्जेक्ट्स इन पेपर 4। इससे बेटर है पेपर 3 में जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कर लो। तो मैंने वही पैटर्न करा जो यूपीएससी ने बोला कि पेपर 4 में 2 करना है प्रिपेयर, तो 2 ही। रिस्क होगा तो होगा, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने जो एफएएस से ही किया अपना ये डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, माइग्रेशन वाला पोर्शन जो था वो सर के नोट से किया कोचिंग के, और जो अपना डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट था वो मुझे हिंदू कॉलेज में ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा कराया गया था। वो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी रहा है, हमेशा से मेरा फेवरेट रहा है, तो वो मैंने वहाँ से किया था। तो ये तो मेरा हुआ पेपर का ड्यूरेशन कि मैंने कैसे कैसे प्रिपरेशन करी, और मैंने अपने डूज एंड डोंट्स भी बताया कि क्या क्या चीज़ों का मैंने ध्यान रखा। एक वही कि मैंने पेपर्स की प्रैक्टिस की, दूसरा मैंने अपने फ्रेंड सर्कल जो था वो बहुत छोटा रखा, 1-2 को ही, और उनसे भी टाइम को आपको डिस्क्राइब करना है, मतलब यू हैव टू टेल देम कि इतने बजे ही मैं कॉल करूँगी, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। वरना फ़ोन चलाने लगो तो भाई FB है, व्हाट्सएप है, बहुत चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो उन सबको ना करते हुए टाइम फिक्स करो कि मैं 6:10 मतलब 6:10 पे कॉल करूँगी, उस टाइम बात करो, अपने डाउट क्लियर करो। कितनी भी देर लगती है, वो डाउट सच में हेल्पफुल रहते हैं जब भी तुम दूसरों से कन्वर्सेट करते हो, क्योंकि वो जो है तुम्हारे हेल्प करते हैं, तुम्हें एग्जामिनेशन में रिकॉल करते हैं कि हाँ उसने ऐसा बोला था, हाँ उसने ऐसा किया था। तो ये थे मेरे जो रिटर्न चीज़ में रहा। फिर जब मेरा रिटर्न का एग्ज़ाम हुआ 3 दिन, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैंने वही सब कुछ प्लान करके कर रखा था कि मुझे कुछ होना नहीं चाहिए। घर का खाना खाती थी, पानी भी घर का ही कंज्यूम कर रही थी, सब चीज़ों को अपने पैटर्न में रखा। सबसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये चीज़, टेंशन लेकर के काम ख़राब होता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी थी। टेंशन लेती तो गड़बड़ होनी थी। इससे बेटर है भैया खुश रहो और अच्छे से करो। तो ये चीज़ मैंने अपने आप को फंडा बना रखा था कि आराम से दे करके आऊँगी, कुछ भी हो, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। टेंशन लेकर के किसी का भी नहीं हुआ, ना मेरा होता। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान रख रखा था। आराम से सोई थी, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी किसी भी दिन मैंने कट डाउन करी हो अपनी स्लीप। आराम से जो भी मेरे 3 दिन गए थे वो आराम से सोई थी मैं। तो ये तो मेरे उसकी फेज़ रहा। फिर उसके बाद मेरा जब इंटरव्यू रहा, तो इंटरव्यू में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आई सिक्योर्ड 2nd हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू। तो मेरा ये था कि मैंने इंटरव्यू के लिए एज सच कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट जो था 22 जनवरी को आया था, और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आ गया था आरबीआई के लिए। तो मैं आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने लगी थी। आरबीआई का प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, मेंस 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, और 19 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। तो मेरे पास सिर्फ थोड़े ही दिन बचे थे। उन थोड़े ही दिनों में भी कुछ फैमिली फंक्शंस थे, तो कुछ अटेंड किया। तो 13-14 दिन आप कह सकते हो लगभग वो बचे थे मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए इंटरव्यू की। पर जब मुझे पता था कि मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे क्यों डरने की क्या बात थी। इंटरव्यू में वो कुछ नहीं पूछता, रट्टा वाला कुछ नहीं पूछता है। एग्ज़ाम में पूछ ले, एग्ज़ाम में तुम्हें चीज़ों को याद करना है कि हाँ ये इसकी इतनी डिविजन्स हैं, या ये फंक्शन है, या ये है, कुछ भी जो भी हो, इसका ये मूवमेंट ऑफ जनरेटिंग फंक्शन है, ये तुम्हारा फर्स्ट मूवमेंट है, सेकेंड मूवमेंट है, जो भी है, मतलब क्रैम वाला पोर्शन जो है वो उसमें है। इंटरव्यू में कुछ है ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तभी आता है जब तुम फियरलेस हो। तो उसके लिए जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी, तो तुम्हें बैठ कर आराम से अपने आप को टाइम देना है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैठो, आराम से सोचो पिछले में तुमने किया क्या है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो पिछला मैंने स्टैट से मेरा बैकग्राउंड था, तो तुम्हारा, और तुम घुस भी स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में रहे हो, तो तुम्हारा स्टैट्स का बेसिक जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब स्टैट्स का बेसिक होता क्या है? स्टैट्स का बेसिक होता है कि जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं उस सब्जेक्ट में था क्या। जैसे मल्टीवेरिएट है, तो मल्टीवेरिएट एनालिसिस है क्या, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है क्या, कहाँ यूज़ होता है, ये होता है बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो यही वो क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं। उन्हें नहीं पता होगा कि आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे वो बताएं, PDF बताएं, वो ये नहीं पूछेंगे कब के पढ़ चुके हैं, वो उसकी एप्लीकेशन पूछेंगे कि कहाँ है, और वो हमें आनी चाहिए। हम भी तो यही चाहते हैं ना, हमें स्टैट्स इतनी अच्छी आए कि हम बता सकें हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका यूज़ ये है। तो वही चीज़ वो मांगते हैं वहाँ पर। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हारी प्रिपरेशन वो 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने कोई वेरी नहीं करती है। वो प्रिपरेशन चलती है तुम्हारे इसी फेज़ के साथ साथ, क्योंकि तुम्हें यही कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं। फिर तुम्हें लर्न करने में भी जो है वो ईजी रहता है, क्योंकि अगर कुछ रटने वाला है, तुम अगर समझ लोगे उसकी बेसिक नॉलेज, तो वो तुम्हें याद करने में भी आसानी रहेगी।
ठीक है, तो स्टैट्स हो गया। फिर उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की थी, या आप लोगों ने जॉब किया, इंटर्नशिप किया, जो भी किया है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं या कुछ भी स्टैट्स से रिलेटेड है, वो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ मुझे इतना करना है, मतलब मैंने ये किया है, ये ऐसे स्टैट्स में रिलेटेड है। मतलब मोटी मोटी नॉलेज चाहिए उन्हें, डीप नहीं चाहिए कि क्या कोड लिख दिया। क्या उन्हें थोड़ी पता होगा कि कोडिंग या क्या लिखोगे। जो बेसिक होती है, मतलब स्क्रैच, जो बिल्कुल बेसिक, जो तुम्हें भी पता होना चाहिए, वही उन्हें पता होगा, क्योंकि वो नॉलेज ऐसी होती है कि तुम आज पढ़ो, बुढ़ापे तक याद रखोगे। बट जो नॉलेज तुम अभी एग्जाम निकालने के लिए रख रहे हो, वो सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए ही रह जाती है, वो उन्हें भी नहीं याद होगी, वो तुम्हें भी नहीं। तो इतना प्रेशर लेना इंटरव्यू का, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना भाई, बस चिल रहना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं बता रही हूँ, मैंने 13 to 14 डेज ही स्टडी करी, वो भी अपने आप को बैठकर टाइम दिया, क्योंकि मेरी इंटर्नशिप 2019 में हुई थी। तो उसको रिकॉल करना कि क्या किया था मैंने, क्या उसके सारे मुझे पीडीएफ्स फॉर्मेट मॉड्यूल्स मिले थे, उन सबको देखना कि उस चीज़ में क्या क्या था। तो ये सब चीज़ में मुझे टाइम लगा उस सबको गैदर करने में। ठीक है, फिर डैफ में जो है हम लोग अपना यही इंटर्नशिप के बारे में लिखते हैं, और इसके बारे में लिखते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैं दिल्ली से बिलोंग करती थी, तो क्वेश्चन मेरे से उठ सकता था। तो मैंने सेंसस, जो भी सेंसस 2011 रहा था मेरा लास्ट सेंसस, तो क्या लिटरेसी रही है, किसकी हाईएस्ट है, फीमेल मेल्स की कितनी रही है, कौन से स्टेट की हाईएस्ट है, ये सब तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जनरली भी तुम्हें होनी चाहिए, पता होना चाहिए कौन कितना पढ़ाता है लोगों को, कौन कितना नहीं पढ़ाता, कौन सा स्टेट अच्छा है, कौन सा नहीं है। मतलब एक जनरल नॉलेज चाहिए, वरना ऐसे घुसोगे तो बहुत वास्ट है इंटरव्यू के पढ़ने के लिए, हमें समझ नहीं आएगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि ठीक है, नहीं आता तो नहीं आता, वो लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम ना, वो ये एक्सपेक्ट करते तुम्हें कि तुम्हें सब कुछ आता है, उन्हें सिर्फ ये है कि वो तुम्हारी पर्सनैलिटी को जज करते हैं कि तुम डील कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को। नहीं आता तो ठीक है, इट्स ओके। ना उन्हें सारी चीज़ें आती, ना तुम्हें सारी चीज़ें आती, तो इस चीज़ का डरना नहीं है। ठीक है, अगर हम अब फिर मैं बात करूँ, फिर ठीक है, हमने डैफ में जो है अपना होम टाउन के बारे में लिखा, इंटर्नशिप के बारे में लिखा, अचीवमेंट्स के बारे में लिखा, और दूसरा चौथा अपनी हॉबी के बारे में लिखा। ठीक है, इन 4 चीज़ों पे जो है आपका फोकस रहना चाहिए कि मुझे इसका प्रिपेयर करना है। और 5वीं चीज़ है स्टैट्स, और 6ठी चीज़ है करंट। करंट भी जो करना है वो 6 से 7 दिन पुराना करना है, पिछला नहीं करना, क्योंकि वो लोग जो बैठे होंगे उन्हें करंट रिसेंट वाला याद होगा, उन्हें ये नहीं याद होगा 2 महीने पहले क्या हुआ था। हाँ, अगर हाईलाइटिंग न्यूज़ है, जैसे अभी अफगानिस्तान का चल रहा है, तो वो अलग बात है कि हाँ उसे मेमोराइज रहेगा। मतलब तुम खुद सोचो, एक नॉर्मल इंसान हो, जो तुम्हें याद रह सकता है वही वो वहाँ बोर्ड मेंबर्स जो होंगे उन्हें याद होगा। तो ऐसा नहीं है, तुम लोगों को बहुत चीज़ें याद रखनी है, ये भी वो भी। और मैं तो स्टैटिक पोर्शन नहीं करके गई थी अपना, इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन सब का, क्योंकि भाई उस टाइम भी नहीं किया था, इस टाइम भी करना, इससे बेटर है कि ना बोल दो, क्योंकि वो खुद में इतना वास्ट है, इट्स एन ओशन। तो मैं अगर वो पढ़ने बैठ जाऊँ तो 13 दिन तो बहुत कम थे मेरे लिए, तो मैंने वो करा ही नहीं था। 6-7 दिन का ही करंट मैं करके गई थी। ठीक है, फिर अचीवमेंट्स थी मेरे, अचीवमेंट्स में मैंने सर्टिफिकेट जो भी वॉन वगैरह किए थे वो सब मैंने डाल दिए थे अपने। फिर अगर बात करें मैंने जो इंटर्नशिप थी वो मैंने लिखी थी अपनी, कि मैंने इंटर्नशिप की है यहाँ पर, उसके बारे में मैंने देख लिया था कि क्या क्या मैंने किया था काम, उस चीज़ का ध्यान रखा। अचीवमेंट्स हो गए। हॉबी मैंने अपनी फिटनेस डाली थी, तो फिटनेस से रिलेटेड मेरा जो भी था, मैं जो एक्सरसाइज करती थी, जो मेरा पैटर्न था, मतलब उसके लिए प्रिपेयर नहीं करना था, मुझे पता था मैं ये एक्सरसाइज करती हूँ, किस पे इम्पैक्ट डालेगी वो मुझे पता था। अगर तुम फिटनेस फ्रीक हो या तुम्हें फिटनेस में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें पता होना चाहिए ये एक्सरसाइज है, तुम इसलिए कर रहे हो, या ये कर रहे हो, ये डाइट ले रहे हो, ये ले रहे हो, वो ले रहे हो। तो कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई करनी थी मुझे एज सच। ठीक है, अब मेरी डूडल मेकिंग थी, तो डूडल मेकिंग क्या, स्क्रिबलिंग करना बस। पर ये मुझे पता था डूडल जो है वो गूगल पे भी बनते हैं, तो मैं उसका सबका इन्फॉर्मेशन निकाल के गई थी कि गूगल पे ये बनते हैं, कैसे बनते हैं, किसको सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, अभी कौन कंपटीशन जीता। ऑल्दो उन्होंने पूछा कुछ नहीं इससे, बट हाँ मैं प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि मैंने ये डैफ में लिखा था। ठीक है, नाउ कमिंग टू माई इंटरव्यू डे। तो एंजाइटी थी नो डाउट, बट हाँ 2018 में मैं सो नहीं पाई थी, 2020 में मैं आराम से सोई थी। एक तो मेरी शिफ्ट भी जो थी वो दोपहर की थी, तो मैं आराम से सो पाई। अगर सुबह मॉर्निंग में होती है तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती है, बट लकीली मेरी दोपहर में थी तो मैं अच्छे से सो पाई, ऐसा नहीं था कि मुझे दिक्कत हुई सोने में। और दूसरा, मैंने ये रखा था अपने दिमाग में कि टेंशन लेकर के कुछ होना नहीं है, तो लेनी है नहीं, लेना बेकार है, बेकार में सारा काम ख़राब हो जाना है, तो इसलिए मैंने टेंशन ली नहीं। फिर उसके बाद इंटरव्यू आया मेरा, पहुंच गए हम लोग वहाँ पर। मैंने सोचा कि चलो मैं रिवाइज़ कर लूँगी, बट उन लोगों ने बैग्स रखवा दिए, नोट्स ले जाने दिए नहीं।
फिर हम अंदर गए, ऐसी मस्त रही, सबसे बातें की, इधर उधर जो भी चिल आउट करना है, मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी, जो तुम्हें लग रहा है ना पूछेंगे वो नहीं पूछेंगे, और अगर पूछ भी लिया तो बोल दो कि नहीं आता, इतनी टेंशन नहीं लेनी। टेंशन लोगे तो मतलब है बस तुमने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दिया, मैं सिर्फ यही बोलूँगी। फिर जब मैं अंदर गई तो हमें मास्क तो पहना रखा था, मास्क ग्लव्स, हमारी पर जो वो थी फेस शील्ड थी वो रिमूव कर दी थी। फिर एंट्री हुई मेरी, तो मेरा बोर्ड जो था सुजाता मेहता मैम का था। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन जो पूछे, वो जो सुजाता मेहता मैम थी उन्होंने मेरे से एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से स्टार्ट किया, डेटा मेरे से मतलब ज़्यादा ऑफिशियल स्टैट्स ही पूछा गया। तो मैम ने मेरे से ये पूछा कि जो डेटा कर रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का, वो कंट्रोवर्सी में रहा था लास्ट ईयर, आयशा डू यू नो दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था और मुझे पता तो था बट मैं श्योर नहीं थी कि क्या था। हाँ, NSSO से लीक हो गया था, 45 ईयर्स में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट थी, हाँ एम्प्लॉयमेंट थी, सॉरी। तो ये सब था, पर ऐसे कंफ्यूजिंग था। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी था तो थोड़ी एंजाइटी भी थी, पर इतनी होती भी है, अब इतनी भी नहीं थी। पर फिर मैंने बोला कि नो मैम आई कुडंट रिकॉल। तो मैम ने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आयशा टेल मी दिस थिंग, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अपना स्टार्ट किया। तो मेरा जो सारा था उनसे जो रिलेटेड जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, वो मेरे से ज़्यादातर उन्होंने उससे पूछे एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के डेटा से, कि कौन कलेक्ट करता है, कितने साल में कलेक्ट करता है, और NSSO जैसे 5 ईयर्स में करता है और लेबर ब्यूरो 1 ईयर में करता है, तो वो ऐसा क्यों करता है, NSSO 5 ईयर्स में क्यों करता है। तो मुझे नहीं पता था कि क्यों करता है, बट आई वॉज़ वेरी ट्रुथफुल टू देम, कि मुझे लगा कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि रिसोर्सेज की कमी है तो हो सकता है इसलिए वो 5 ईयर्स में करता हो। जब लेबर ब्यूरो ऑलरेडी कर रहा है 1 ईयर में, तो NSSO इसलिए जो है वो 5 ईयर्स में कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा था, मतलब कुछ ऑफिशियल स्टैट से हेल्प हुई, कुछ अपने दिमाग की, मतलब वो लोग सिर्फ पर्सनैलिटी जज कर रहे थे तुम्हारी एक तरह से। मेरी वॉइस बहुत ऑडिबल थी, मुझे उन लोगों ने मास्क हटाने को नहीं कहा, अदरवाइज़ मैंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तो उन लोगों को काफ़ी को बोला कि मास्क रिमूव कर दो, पर मेरी वॉइस खुद में इतनी ऑडिबल थी कि उन्हें रिमूव करने को उन्होंने मुझे बोला नहीं। और जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था, मेरा आई कॉन्टैक्ट सिर्फ उसी से था, चाहे अगर मैम पूछ रही हैं तो मैम से, बाकी बोर्ड मेंबर्स 3 और थे, अगर वो पूछ रहे हैं तो उनसे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पहले एक को देखना है, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को देखना है, तीसरे को देखना है, ऐसा नहीं है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी से बात करनी है, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तुमसे कोई बात करता है तो तुम किसकी आंखों में देखते हो, जो बात कर रहा है उसकी, ना कि तुमसे बात ये कर रहा है देख तुम किसी और की आंखों से। तो ये तो तुम्हारा यही दिखाता है कि तुम नर्वस हो थोड़ा। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था, मैं जैसे लोग बात कहते हैं कि नॉड नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं, अगर मेरा नॉर्मल हो रहा है तो मैं कर रही थी, इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख रही थी, क्योंकि ध्यान देती तो मुझे पता था मेरी गड़बड़ हो जानी है। ठीक है, तो सुजाता मेहता मैम ने तो मेरे से यही पूछा एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा से रिलेटेड। फिर बोर्ड मेंबर सेकंड जो थे, जो सर थे, उन्होंने मेरे से एग्रीकल्चर के डेटा पे पूछा कि कौन सी मिनिस्ट्री कलेक्ट करती है, कैसे करती है, आयशा अगर ड्रॉट आ गए तो आप डेटा कैसे रिलीज़ करोगे। और तो मतलब देख रहे हो आप, ऑफिशियल स्टैट से था, मतलब ये नॉलेज तुम्हें भी पता होनी चाहिए एज अ स्टैटिशियन, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का डेटा कौन रिलीज़ करता है, कौन मिनिस्ट्री करती है, कैसे करते हैं। तुम लोगों को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इस चीज़ की कि हमें पता लगे कि होता कैसे है, क्या है। और अगर ये बोलोगे कि भैया जब करेंगे तब देख लेंगे, तो वो अलग बात है, तुम वहाँ ना भी बोल सकते हो, ये नहीं है तुम्हें सब आंसर्स देने। मुझे भी सब आंसर्स नहीं पता थे, जो पता थे वो मैंने आंसर्स दिए। फिर सर ने मेरे से सैम्पलिंग से पूछा कि अगर मुझे डेटा जो है स्कूल का कलेक्ट करना है तो मैं कौन सी सैम्पलिंग लगाऊंगी। मैंने बोला स्ट्रेटिफाइड। तो कहने लगे स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर, क्योंकि पता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर में। तो मैंने स्ट्रेटिफाइड दिया, मैंने रीज़न दिया कि क्यों मैं स्ट्रेटिफाइड लगाऊंगी। तो मुझे सर ने गुड बोला, उस टाइम पे 2-3 बार बोला उन सर ने मुझे गुड। फिर तीसरे सर के पास गए, तीसरे सर ने क्वेश्चन स्टार्ट किए, तो उन्होंने मेरे से डेटा से रिलेटेड पूछे, जैसे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा में क्या बोलूँ, पर मैंने घर आकर गूगल किया तो यही सब बताना था कि जैसे रिलायबल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मतलब यही जनरल था एक, ये कुछ ऐसा नहीं था कि तुम ये पढ़ोगे, ये तुम्हें थोड़ी पता था कि हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था। फिर उन्होंने पूछा हाउ टू डील विद डेटा, तो डील कैसे करना है ये भी हमें पता होना चाहिए कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन हटानी होती है, मल्टीकोलिनैरिटी रिमूव करनी होती है, हेटेरोस्केडेसिटी, ऑटो कोरिलेशन, तो ये सब मतलब जनरल बेसिस पे, कोई स्टैट्स नहीं था, मतलब स्टैट्स का बेसिक यूज़ था पर ऐसा नहीं था कि कोई नॉलेज बेस था। ठीक है, उन्होंने ये पूछा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में कि वो क्या होता है और हाउ इट इज़ बेस्ट।
तो ये मेरी इंटर्नशिप से हेल्प हुई मुझे कि मुझे मशीन लर्निंग का थोड़ा सा स्क्रैच पोर्शन पता था कि ANN KNN क्या होता है, तो मैं उससे बता पाई। उन सर ने भी मुझे गुड बोला, तो मेरे में कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हुआ कि ठीक है भाई, अच्छा जा रहा है मेरा। तो दोनों सर ने मुझे हाँ गुड बोल दिया। फिर जो 4th सर थे उन्होंने मेरे से पूछा फैक्टर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन डेटा, मतलब अगर तुम्हें डेटा कलेक्ट करना है माल न्यूट्रिशन का तो तुम क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे। टाइम लिया मैंने कि सर वो हो सकती है, एज हो सकती है मदर की, या फिर जो मैं फैक्टर्स बोलती गई तो धीरे धीरे मैंने बोला। सर भी हेल्प कर रहे थे और ऐसा नहीं था कि यू हैव टू स्पीक एवरीथिंग इन इंग्लिश, वो बाइलिंगुअल हो रहे थे। तो तुम्हें अगर कंफर्टेबल हिंदी में हो रहा है तो तुम हिंदी में भी बोल सकते हो। तो मैंने तो इंग्लिश प्रेफर की थी, बट करना है तो कर लो, मतलब इस चीज़ का डरना नहीं है। डरोगे तो मैं बार बार यही बोलूँगी कि चीज़ें जो हैं और वर्स हो जाती हैं। तो डरना नहीं है, खुश होकर के देना है। मतलब ये तुम्हारे लिए प्रिविलेज है कि तुम वहाँ तक पहुँचे हो। उस चीज़ का जोश बना करके तुम लोगों को अपना इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, तो सर ने पहले ये पूछा, फिर उसके बाद सर ने मेरे से जो पूछा, सर ने पूछा कि आयशा यू हैव वॉन मैनी सर्टिफिकेट, नहीं सॉरी, उन्होंने मेरे से पूछा कि योर हॉबी इज़ पेंटिंग। मैंने बोला नो सर, माय हॉबी इज़ नॉट पेंटिंग। तो सर कहने लगे यू हैव रिटन इन योर डैफ। मैंने बोला सर नो, आई हैव नॉट रिटन इन माई डैफ। बट मुझे ये याद नहीं रहा, मैंने अचीवमेंट्स में जो था वो लिख दिया था कि आई वॉन्ट मैनी सर्टिफिकेट्स इन पेंटिंग। बचपन में इतनी पेंटिंग की कि सारे सर्टिफिकेट उसी में हैं, बट बड़े होते होते पेंटिंग छूट गई और मैं क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा लग गई कि जो भी वेस्ट से हुआ उससे बना दिया, कभी बर्थडे पे गिफ्ट कर दिया, ऐसे पॉपअप बॉक्स, कार्ड्स, ये सब, इन सब चीज़ों में लग गई। मतलब पेंटिंग वो हट गया। बट सर ने वो चीज़ पूछ ली। अब जो सच था मैंने वही बोला, क्योंकि मैं फ्रेम करती तो मुझे पता था वो लोग पकड़ लेते कि आई एम जस्ट, मतलब मैं उन लोगों का वो कर रही, ब्लफ कर रही हूँ उनके साथ। तो मैंने ये चीज़ नहीं करी, जो मेरे दिल में था, जो सच था, मैंने वही बोला। मैंने कहा सर आई यूज टू डू पेंटिंग इन स्कूल बट नाउ आई यूज टू मेक डूडल्स। तो कहने लगे अच्छा ऐसा क्यों। तो मैंने बोला कि सर टाइम के साथ साथ वो बस इंटरेस्ट चेंज होता गया। तो कहने लगे ओके। तो कहने लगे डूडल मेकिंग में कभी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। मैंने बोला नो सर। तो कहने लगे क्यों, करना चाहिए। मैंने कहा सर मुझे डूडल मेकिंग ही पता लगा अपने कॉलेज टाइम्स में, और कॉलेज टाइम में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। और ये सच था, डूडल मेकिंग मुझे बचपन में नहीं पता था कि व्हाट इज़ डूडल मेकिंग, पता ही मुझे कॉलेज में आके लगा है। तो ही वॉज स्माइलिंग और बाकी सब मेम्बर्स भी हंस रहे थे। बट ठीक था, मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि मेरी ईगो पे बात गई है या कुछ ऐसा हुआ। और एक क्वेश्चन ये भी था कि मैम ने जब मेरे से पूछा, सुजाता मेहता मैम ने मेरे से पूछा कि आयशा ये बताओ कि हमें डेटा चाहिए क्यों होता है। तो मेरे मुंह से जो निकला वो निकला प्रोटेस्ट के लिए। अब प्रोटेस्ट के लिए, तो शी वॉज स्माइलिंग कि प्रोटेस्ट के लिए बोल रही है। फिर मैंने उस चीज़ को बताया कि प्रोटेस्ट हम करते क्यों हैं, क्योंकि वो हमारा राइट है, राइट टू वर्क, फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू वर्क। तो मैंने ऐसे जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया अपने आंसर को। वो भी सच था, कोई झूठ तो मैंने बोला नहीं, बट जो तुरंत आंसर था वो प्रोटेस्ट था। जो मुझे खुद को भी लगा कि ये क्या बोल रही हूँ इंटरव्यू में कि प्रोटेस्ट। बट ठीक है, जो भी आ रहा है बोल दो, चिंता नहीं करनी, कोई कुछ नहीं कहेगा, वो दोबारा तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे, कहीं नहीं आ जाना तुम्हारा। इंटरव्यू जो है आराम से चिल होकर के अपना इंटरव्यू दो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल दी एस्पिरेंट्स। जो भी है मेहनत करो, अच्छे से करो, सब कुछ इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। और यही मैं बोलूँगी कि ISS जो है तुम्हारा स्टैट्स की नॉलेज ही नहीं सिर्फ इन्हांस करता है, वो तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है। कैसे तुम्हें डिप्रेशन हैंडल करना है, कैसे एंजाइटी करनी है, कैसे कंडीशंस को जो है सबको हैंडल करना है, कैसे ऑप्टिमिस्टिक रहना है, कैसे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो ये सब कुछ जर्नी जो थी उसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मैं आप सब लोगों को यही बोलूँगी कि जब आप ISS बन जाओगे, अभी तो एस्पिरेंट हो, जब तैयारी करोगे, जब बनोगे तो अपने पीछे को मुड़कर देखोगे तो देखिएगा ज़रूर आप में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे, और वो आने ज़रूरी भी हैं हमें अपनी लाइफ को लीड करने के लिए। सो थैंक यू।